नमस्ते साथियों, अपनी नवीन सर की 30 आउट ऑफ 30 साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि इस साल किसी भी तरीके से रीट में अपना साइंस में स्कोर 30 आउट ऑफ 30 यही नवीन सर का टारगेट है। उसी क्लासेस की नवीन सर की निःशुल्क क्लासेस में हमने स्टेट ऑफ मैटर चालू किया था, जिसके अंदर मैं कुछ क्वेश्चंस करा चुका था और नेक्स्ट रीट की पार्ट 3 में हम क्वेश्चंस की श्रृंखला आगे चलते हैं, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 27। इस तरह के क्वेश्चंस की आने की पूरी संभावना है। आपसे पूछा जा रहा है परमाणुकता, एटॉमिसिटी। परमाणुकता का मतलब यह है कि इसके अंदर परमाणुओं की कितनी संख्या है, यही परमाणुकता का तात्पर्य है। अब आप सबको पता है कि जो अमोनिया है इसके अंदर 1 नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, तो कुल मिलाकर इसमें परमाणुओं की संख्या 4 है। परमाणुकता का मतलब ही है कि अणु के अंदर परमाणुओं की कितनी संख्या है, वही इसकी एटॉमिसिटी कहलाती है। तो अमोनिया के अंदर 1 नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, इसीलिए परमाणुओं की जो कुल संख्या है वो 4 है। इसीलिए अमोनिया की जो एटॉमिसिटी है वो आपकी 4 होगी। ध्यान रखें, इस तरह का क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। P4 की एटॉमिसिटी क्या है? 4। S8 की एटॉमिसिटी क्या है? 8। एटॉमिसिटी का मतलब यह है कि इस अणु के अंदर कितने परमाणु हैं, तो आप कहोगे 3 और 1 4, इसीलिए यहां एटॉमिसिटी या परमाणुकता 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन सा त्रिसंयोजी तत्व है? इनमें से ऐसा कौन सा तत्व है जिसकी संयोजकता 3 है या जो त्रिसंयोजी है? अब आप सबको पता है, क्लोरीन की बात करें हम तो क्लोरीन का जो विन्यास है वो 287। ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसीलिए जो क्लोरीन के अंदर जो संयोजकता है वो 1 है। अगर सल्फर की बात करें तो आपको पता है सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, विन्यास है 286। ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसीलिए हम यहां कहेंगे कि सल्फर की जो बैलेंसी है वो सामान्यतः सल्फर की जो बैलेंसी है वो यहां पर 2 है। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, आपको पता है इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 281 है। ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और इसीलिए जो सोडियम है उसके अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 है, उसकी बैलेंसी भी +1 है। एल्युमिनियम की अगर हम बात करें तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, 283, विन्यास है, 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। यही कारण है कि जो बोरॉन परिवार है उसकी बैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यही कारण है कि जो बोरॉन परिवार है उसकी बैलेंसी 3 होती है, वो त्रिसंयोजी तत्व माना जाता है। ध्यान रखें, इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। इनमें से त्रिसंयोजी तत्व कौन सा है? बोरॉन परिवार त्रिसंयोजी है, कार्बन परिवार चतुसंयोजी है, हैलोजेंस के अंदर सामान्यतः जो बैलेंसी है वो 1 मिलेगी, सल्फर के अंदर बैलेंसी 2 मिलेगी, सोडियम सामान्यतः बैलेंसी 1 रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला आपसे पूछा गया एटॉमिक स्ट्रक्चर में नाभिक का आकार क्या है? ध्यान रखें, 2 चीजें पूछी जाती है। परमाणु का आकार क्या है, परमाणु की साइज क्या है? तो आप सब ने पढ़ा होगा कि जो परमाणु है उसकी जो आइडियल साइज है वो मानी जाती है 10⁻⁻10 मीटर। परमाणु की साइज 10⁻⁻10 मीटर है। पहला ऑप्शन परमाणु की साइज है 10⁻⁻10 मीटर। लेकिन हमसे यहां परमाणु नहीं बल्कि नाभिक की साइज पूछी है, और आप सबको पता होगा जो ये नाभिक है, मैं अगर बात करूं इस नाभिक की अगर बात करूं तो जो ये नाभिक है इसकी जो साइज है वो फर्मी कोटि की होती है, 10⁻⁻15 मीटर। पता भी होगा कि जो नाभिक का आकार है वो फर्मी में नापा जाता है। 1 फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर है। हमसे यही क्वेश्चन पूछा है, नाभिक के आकार का क्रम क्या है? तो आंसर क्या जाएगा? 10⁻⁻15 मीटर। और यही क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता, परमाणु के आकार का क्रम क्या है? तो आप कहते कि परमाणु का आकार एंगस्ट्रॉम कोटि का है, 10⁻10 मीटर का है, इसीलिए आंसर फर्स्ट जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आपसे पूछा जाए परमाणु के आकार से संबंधित कौन सी क्वांटम संख्या है, तो पता होगा 4 क्वांटम संख्याएं होती है। मुख्य क्वांटम संख्या, दिग्गंसी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, दिग्गंसी क्वांटम संख्या को l से रिप्रेजेंट करते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या को m से रिप्रेजेंट करते हैं,
चक्रण क्वांटम संख्या को S से रिप्रेजेंट करते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या हमको कोशों की जानकारी देती है। दिग्गंशी क्वांटम संख्या हमें उपकोष की जानकारी देती है, उपकोष से संबंधित है। चुंबकीय क्वांटम संख्या हमें कक्षक की जानकारी देते हैं और चक्रण क्वांटम संख्या हमें इलेक्ट्रॉन के स्पिन की जानकारी देती है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। साइज से रिलेटेड हमेशा जो क्वांटम संख्या होती है वो मुख्य क्वांटम संख्या है। यहां साइज पूछा गया है, साइज से संबंधित क्वांटम संख्या मुख्य क्वांटम संख्या है। और अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता शेप से संबंधित, आकृति से संबंधित कौन सी क्वांटम संख्या है, तो आंसर दिग्गंशी क्वांटम संख्या जाता। एस कक्षक की आकृति गोलाकार है, पी कक्षक डंबलकार है, डी कक्षक डबल डंबलकार है और एफ कक्षक कॉम्प्लेक्स है। आपको समझ में आ गया होगा साइज से रिलेटेड कौन सी क्वांटम संख्या है, तो आप कहेंगे मुख्य क्वांटम संख्या है। सबने पढ़ा भी होगा Rn इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। एंगस्ट्रॉम में यह चीज बताता है कि जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा वैसे वैसे रेडियस बढ़ेगी। इसीलिए साइज से रिलेटेड आपकी कौन सी क्वांटम संख्या है, मुख्य क्वांटम संख्या है। लेकिन अगर वो शेप से रिलेटेड पूछता तो आप कहते दिग्गंशी क्वांटम संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से रासायनिक परिवर्तन कौन सा है? ध्यान रखें, आपसे बाकायदा सिलेबस में दिया है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हमें बताना है, तो इस तरह के क्वेश्चन जरूर बनने की संभावना है। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? सबसे पहला इन्होंने कहा सब्लिमेशन। याद रखें हमारे कोर्स में 3 चीज हैं जिनका सब्लिमेशन होगा। कपूर का हो सकता है, आयोडीन का हो सकता है, नौसादर का हो सकता है। सब्लिमेशन में सॉलिड डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और कपूर का फॉर्मूला सॉलिड फॉर्म में भी वही होता है और वेपर फॉर्म में भी यही वही होता है। इसीलिए जो सब्लिमेशन प्रोसेस है वो भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसके अंदर कोई नया पदार्थ नहीं बनता। इसीलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि बर्फ का पिघलना है, मेल्ट होना है। अगर हम बात करें बर्फ सॉलिड है, अगर वो मेल्ट होती है तो लिक्विड में बदलेगी। बर्फ का फॉर्मूला भी H2O है, लिक्विड का फॉर्मूला भी H2O है। भौतिक परिवर्तन के अंदर नया कोई सब्सटेंस नहीं बनता है। यही कारण है सब्लिमेशन भी भौतिक परिवर्तन है, मेल्ट होना भी भौतिक परिवर्तन है। किसी विद्युत बल्ब से जो प्रकाश का उत्सर्जन होता है यह भी आपको पता है भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि जो फिलामेंट्स है वो कोई नया पदार्थ नहीं बनाता। लेकिन जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है जल का, अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करेंगे तो एनोड और कैथोड पर क्रम से आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होंगी, नए सब्सटेंस प्राप्त होंगे। यही कारण है कि जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है, वाटर का जो वैद्युत अपघटन है, अम्लीय जल का जो वैद्युत अपघटन है, वो आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाई के अवयवों को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं? आप सबको पता होगा शाई। यहां शाई से तात्पर्य यह है कि जो आपकी शाई है वो आपको पता है एक मिक्सचर है। शाई के अंदर डाई है और साथ में शाई में सॉल्वेंट है। और जो डाई है, शाई है, उसके अंदर एक ही कलर नहीं है बल्कि बहुत सारे कलर्स हैं। और आपको पता होगा विभिन्न कलर्स को जब हम अप्लाई करते हैं, विभिन्न कलर्स को जब अलग अलग करना होता है तो उसके लिए जो मेथड अपनाया जाता है वो कौन सी मेथड होता है? क्रोमेटोग्राफी होता है। हमसे पूछा जाए शाई के अवयवों को कैसे सेपरेट करोगे? क्रोमेटोग्राफी द्वारा। अगर किसी ब्लड के अंदर कोई नशीला पदार्थ है तो डॉक्टर उसका पता कैसे लगाता है? आप कहोगे क्रोमेटोग्राफी मेथड के द्वारा। हमारे जो पुष्प के अंदर विभिन्न जो पिगमेंट्स होते हैं उनको भी सेपरेट करने का जो मेथड है वो कौन सा है? क्रोमेटोग्राफी है। क्रिस्टलीकरण प्रोसेस के अंदर पूछेगा फिटकरी के क्रिस्टल को शुद्ध कैसे करोगे? क्रिस्टलीकरण प्रोसेस द्वारा। कॉपर सल्फेट का शुद्धिकरण कैसे होगा? क्रिस्टलीकरण के द्वारा। प्रभाजी आसवन विधि तब लगाई जाती है जब दो लिक्विड्स के अंदर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से कम हो तो प्रभाजी आसवन विधि लगाई जाती है। सब्लिमेशन विधि मैं आपको बता चुका, नौसादर के लिए लगेगी, कपूर के लिए लगेगी, आयोडीन के लिए लगेगी। सब्लिमेशन प्रोसेस लगेगा, सॉलिड डायरेक्ट वेपर में बदलेगा। शाई के कंपोनेंट्स को हम जो अलग करेंगे वो मेथड क्रोमेटोग्राफी मेथड है। निम्न में से वो कौन सा एलिमेंट है जो मेटल?
निम्न में से वो कौन सा एलिमेंट है जो मेटल है? आपको पता है ऑक्सीजन अधातु है, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6, अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो अधातु है, इसीलिए ऑक्सीजन आपकी अधातु है। सल्फर का एटॉमिक नंबर आपको पता है 16, इसका विन्यास भी होता है 2, 8, 6, अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, सल्फर सल्फाइड में कन्वर्ट होगा, यही कारण है सल्फर भी अधातु है। तत्वों को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, धातु, अधातु और उपधातु। धातु आपको पता है इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, अधातु वो है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। कार्बन परिवार के अंदर सिलिकॉन, जर्मेनियम वाली जो चीजें हैं ये उपधातु में आती हैं, इनके अंदर धातु और अधातु दोनों के गुण हैं, इसीलिए यहां पर जो मेटल है वो एल्युमिनियम है। रीजन आपको पता है, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, विन्यास है 2, 8, 3, अष्टक को पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा और जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो धातु है, यही कारण है एल्युमिनियम इनमें क्या है? मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से वो कौन सा एग्जाम्पल है जो यौगिक का उदाहरण है? आपको पता है जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में रासायनिक संयोग करते हैं उसके परिणाम स्वरूप यौगिक का निर्माण होता है। अगर आपको लगे कि इस चीज का कोई फॉर्मूला है तो ध्यान रखें वो चीज यौगिक है। दूध आपको पता है मिश्रण है, दूध के अंदर 2 चीजें हैं, एक तो ऑयल है, एक वाटर है, मैं कहूं एक फैट है और एक वाटर है, दूध तो मिश्रण है। एयर आपको पता है गैसों का मिश्रण है। शाई अभी अभी बताई थी कि शाई के अंदर विभिन्न रंग होते हैं, विभिन्न रंगों का मिश्रण है। और जो आपका अमोनियम क्लोराइड है जिसे आप नौसादर कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, नौसादर कहते हैं, और ये आपका कंपाउंड है। निम्न में से कंपाउंड के बारे में कौन से गुण नहीं है? जैसे हम बात करें H2O की, तो आपको दिख रहा है इसमें 2 तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनका केमिकल कॉम्बिनेशन हुआ होगा। आप सबको पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में केमिकल बॉन्ड बनता है। 2 या 2 से अधिक तत्व हैं जिनके बीच में केमिकल बॉन्डिंग बनती है और केमिकल कॉम्बिनेशन होता है और उसके फलस्वरूप यौगिक बनते हैं। दूसरा आपको पता है पानी का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी निश्चित है, इसका मतलब यौगिक के बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। तीसरी चीज, यौगिक के जो अवयवी तत्व हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनको हम भौतिक विधियों के द्वारा अलग नहीं कर सकते, यह भी सही है, इसीलिए आंसर क्या गया? उपरोक्त सभी सही है। यौगिक क्या है? 2 या 2 से अधिक तत्व हाइड्रोजन ऑक्सीजन, केमिकल कॉम्बिनेशन किया, परिणाम स्वरूप बना, बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट फिक्स है, इनके कंपोनेंट्स को हम फिजिकल प्रोसेस के द्वारा वाटर बन गया। अब हम चाहे हाथ के द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर दें, वो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए उपरोक्त सभी कथन सही हैं। अमोनियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र पूछा है, क्योंकि आपके कोर्स में रीट में बाकायदा दिया हुआ है रासायनिक सूत्र। अमोनियम आपको पता है NH4+ अमोनियम कहलाता है। बाइकार्बोनेट आयन आपको पता है HCO3 है, HCO3- दोनों वज्रुणा होंगे, इसीलिए अमोनियम बाइकार्बोनेट का जो सूत्र है वो NH4HCO3 होगा। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये अमोनियम फास्फेट है। थर्ड वाला आंसर सही है, अमोनियम बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आपसे रीट के अंदर पूछा जा चुका है पहले की एग्जाम में। पहले आपसे पूछा था इनमें से टंगस्टन का कौन सा संकेत है, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछने की संभावना है। सिलेबस में बाकायदा दिया हुआ है, सिंबल्स बताने हैं एलिमेंट्स के। टिन का कौन सा संकेत है? Ga तो आपको पता है गैलियम है, Pd आपको पता है पैलेडियम है, Sn आपकी टिन कहलाता है, Sb आपका एंटीमनी कहलाता है। निम्न में से थूलियम का संकेत क्या है? आपको पता है W वोल्फ्रेम है, वुल्फ्रेमाइट है, ये टंगस्टन का है। Tm आपका थूलियम कहलाएगा। Tl आपका अगर आप देखें Tl और Te देखें एक बार, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, ये चीज थैलियम है, ये चीज Tl थैलियम है, ये चीज टेल्यूरियम है और ये चीज थूलियम है। निम्न में से अणु की विशेषता क्या है? जैसे मैंने बनाया H2, मैंने बनाया O2। पहला बात क्या कहता है?
अणु का निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों के कॉम्बिनेशन से होगा, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन तत्व इनका कॉम्बिनेशन हुआ और उसके परिणाम स्वरूप अणु बना। भिन्न भिन्न पदार्थों के अणु भिन्न भिन्न होते हैं, बिल्कुल सही है। H2 का अणु अलग प्रकार का है, O2 का अणु अलग प्रकार का है, N2 का अणु अलग प्रकार का है, N2 प्रतिचुंबकीय है, O2 अनुचुंबकीय है। किसी पदार्थ का अणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है उस पदार्थ के एक अणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 12वें भाग का जितना गुना भारी होता है, बिल्कुल सही है। यहां यह कहना चाह रहा है जैसे O2 अणु है तो एक O2 अणु का जो वजन है वो कितना होता है, 32 AMU होता है। ध्यान रखें, एक O2 अणु की बात चल रही है। एक O2 अणु का जो भार है वो 32 AMU होता है, तो ये एक AMU का कितना गुना है, 32 गुना है। तो ये कह रहा है कि अणु भार क्या चीज होती है। जैसे मैंने कहा O2 का अणु भार 32 AMU है, तो इसका मतलब यह है कि ये एक AMU से कितने गुना भारी है, 32 गुना भारी है। और आपको पता है AMU क्या चीज होती है, जो कार्बन 12 है, जो कार्बन 12 है उसके हम एक परमाणु का भार निकालेंगे 12 ग्राम बटे Na, और उसका जो 1/12वां भाग होगा उसी चीज को हम क्या कहते हैं, एक AMU कहते हैं। एक AMU क्या चीज है, ये मैं अलग से आपको क्लास लूंगा मोल कॉन्सेप्ट की, उसके अंदर मैं समझाऊंगा। कार्बन 12 के एक परमाणु के भार का 1/12वां भाग एक AMU कहलाता है। तो यहां एक AMU को स्टैंडर्ड माना हुआ है। जैसे हमसे कहा जाए N2 का भार क्या है, तो आप कहोगे N2 का जो भार होता है वो 28 AMU है। एक N2 के अणु का अणु भार 28 AMU है। इसका मतलब ये एक AMU से कितने गुना भारी है, 28 गुना भारी है। इसीलिए यहां पर गया उपरोक्त सभी कथन सत्य है। एक धातु M है, जब वो फास्फाइड के साथ जुड़ती है, फास्फाइड होता है P-3, तो सूत्र बनता है Mp। तो इसका मतलब M पर चार्ज है +3, तभी ये Mp बनाया होगा, तभी 1:1 में आया होगा। P-3 फास्फाइड कहलाता है। तो इसका मतलब M पर चार्ज हुआ +3। अब ये कहता है ये जो धातु M है अगर ये हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइंड होगी तो आपसे पूछ रहा है फॉर्मूला क्या बनेगा, समझ में आ गया होगा, MOS3। वापिस समझ लें, एक धातु M है, जब वो फास्फाइड के साथ कंबाइंड होती है तो सूत्र बनता है MP। अब आपको पता है फास्फाइड के ऊपर -3 है तो M के ऊपर +3 है। अगर ये दोनों सेम रेशो में है, 1:1 के रेशो में है, तो इसका मतलब यह है जितना ऋणायन पर चार्ज है उतना ही धनायन पर चार्ज है। फास्फाइड P-3 है, अगर इस पर -3 है तो M पर +3 है। हाइड्रोक्साइड से रिलेटेड करने के पूछा हुआ है MOS3। वायु से गैसों को कैसे सेपरेट करोगे, वायु से। यहां यह क्वेश्चन यह है कि जैसे मान लीजिए वायु है, अब आपको पता है इसके अंदर खूब सारी गैसेस हैं, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, CO2 भी है, हीलियम भी है, नियॉन भी है, आर्गन भी है। जनरली ये वायु से अक्रिय गैसों को अलग करने की बात कर रहा है। मेरे एयर है, मैं ये चाहता हूं इसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन है, मैं ये चाहता हूं कि इन अक्रिय गैसों को मैं सबको सेपरेट कर लूं। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एयर के ऊपर प्रेशर लगाऊंगा और साथ में टेम्परेचर कम करूंगा, संपीड़न करूंगा, प्रेशर लगाऊंगा, टेम्परेचर कम करूंगा, एयर लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और उसके बाद प्रभाजी आसवन विधि लगाई जाती है, क्योंकि जो अक्रिय गैसें होती हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, तो उस स्थिति के अंदर हम प्रभाजी आसवन विधि लगाते हैं। यही कारण है वायु से अगर आपको गैसों को अलग अलग सेपरेट करना है, वायु समांगी मिश्रण है, मैं चाहता हूं गैसों को अलग अलग करना, तो उसके लिए जो मेथड लगाया जाता है वो कौन सा मेथड लगाया जाता है, प्रभाजी आसवन विधि लगाई जाती है। मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, और अगर मेरी क्लासेस आपको समझ में आ रही हैं तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के लिए थैंक यू।